नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो लवणीय मृदा और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की रासायनिक विधियां हैं, उन रासायनिक विधियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। यानी पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की भौतिक विधियां। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियां। तो ध्यान देना, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए जो हम केमिकल्स यूज में लेते हैं ना, उन केमिकल्स को, उन रसायनों को हम कहते हैं रासायनिक मृदा सुधारक। ठीक है। लवण प्रभावित मृदाओं को सुधारने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं रासायनिक मृदा सुधारक। है ना, नाम से ही पता चलता है रसायन होते हैं और उनसे हम मिट्टी को सुधारते हैं, तो रासायनिक मृदा सुधारक कहलाएंगे वो। ये सुधारक सोडियम युक्त मृदाओं को कैल्शियम युक्त मृदाओं में बदलते हैं। अब हमने पढ़ा है कि लवणीय मृदाओं में कौन से आयनों की अधिकता होती है। जैसे कले है, मिट्टी का कण है, इसके ऊपर सोडियम आयन प्रधान होते हैं और इन सोडियम आयनों को हटाकर यहाँ पर हम कैल्शियम आयन का प्रतिस्थापन कर दें, मतलब सोडियम के स्थान पर अगर हम कैल्शियम को भेज दें तो मिट्टी कैल्शियम प्रधान हो जाएगी। और कैल्शियम प्रधान मिट्टी होती है वो श्रेष्ठ मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक होती है ना, तो उस मिट्टी को हम अच्छी मिट्टी मानते हैं। तो याद रखना, जो रासायनिक मृदा सुधारक होते हैं वो सोडियम युक्त मृदाओं को कैल्शियम युक्त मृदाओं में बदलते हैं। रासायनिक मृदा सुधारकों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो जल विलेय कैल्शियम लवण। याद रखना, मृदा सुधारक में कैल्शियम होना ही चाहिए अगर लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, या फिर उनमें कोई एसिड होना चाहिए। तो जल विलेय कैल्शियम लवण होंगे जिनमें कैल्शियम क्लोराइड आ सकता है, जिप्सम आ सकता है और फास्फोजिप्सम। जल विलेय कैल्शियम लवण कौन कौन से होंगे? जल में घुलनशील होंगे ये, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम और फास्फोजिप्सम। कम विलेय, अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय है ना कैल्शियम लवण, जिनमें चूना पत्थर आ जाएगा और चूना युक्त और भी कोई पदार्थ है वो भी आ जाते हैं। तीसरा है अम्ल व अम्ल उत्पादक। तो अम्ल में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया, गंधक का अम्ल बोलते हैं जिसे। दर व सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल ही बनाती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फाइड है। ये सब क्या है? अम्ल और अम्ल उत्पादक है ना। इनमें गंधक के अम्ल तो आ गए और जो सल्फर युक्त यौगिक है वो अम्ल का ही निर्माण करते हैं, तो इन्हें हम अम्ल उत्पादक कारक की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों फिर से देखना एक बार, रासायनिक सुधारक यानी रासायनिक मृदा सुधारक की डेफिनेशन याद करनी है, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं वो याद करना है, फिर जल विलेय कौन कौन से हैं, जल में अल्प विलेय कौन कौन से हैं और अम्ल उत्पादक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये रासायनिक सुधारकों का हमने एक चार्ट सा पढ़ा है ना कि किस प्रकार से कौन कौन से रासायनिक सुधारक होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिप्सम की, जो कि एक महत्वपूर्ण मृदा सुधारक है। किसानों के द्वारा ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला रासायनिक मृदा सुधारक है जिप्सम। ठीक है दोस्तों, जिप्सम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2, ये होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। अब जिप्सम का पहले तो हमें संगठन पता होना चाहिए कि जिप्सम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जिप्सम के फॉर्मूले में आप देख रहे हो, जिप्सम के अंदर कैल्शियम है, तो कैल्शियम होता है 23.3%। जिप्सम में कैल्शियम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना कि जिप्सम में कैल्शियम कितना % होता है, सल्फर कितना % होता है, पानी कितना % होता है। तो कैल्शियम तो होता है 23.3%, सल्फर होता है 18.6%। जिप्सम में सल्फर 18.6%, जबकि नमी होती है, जल होता है वो 21% होता है।
ये जिप्सम का संगठन है। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कैल्शियम होता है, सल्फेट होता है और जल होता है। तो इन तीनों का हमें प्रतिशत संगठन याद होना चाहिए। कैल्शियम होता है 23.3%, सल्फर होता है 18.6% और जल होता है 21%। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्षारीय मृदाओं में जब जिप्सम मिलाते हैं तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार से अभिक्रिया करके उस मिट्टी को, जो लवणीय क्षारीय मिट्टी है, उसको सुधारता है, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया। जिप्सम क्षारीय मृदाओं में ESP को ESP होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, है ना, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। तो जो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता है उसके मान को कम कर देता है जिप्सम। हमने पढ़ा भी कि सोडियम की मात्रा अधिक होती है ना, तो वो लवणीय या क्षारीय मिट्टी होती है। अगर सोडियम की मात्रा कम कर दे, विनिमयशील सोडियम परसेंटेज की मात्रा कम हो जाए, ESP का मान कम हो जाए, तो मिट्टी सुधर जाएगी। और ESP को कम करने का कार्य कौन करेगा? जिप्सम। जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम। ये जिप्सम क्या करता है? कले के ऊपर जो मिट्टी का कण होता है, कले होता है, उस कले के ऊपर जो सोडियम आयन होते हैं ना, उन सोडियम आयनों को कैल्शियम आयन प्रतिस्थापित करके सोडियम कले को किस में बदल देता है? कैल्शियम कले में। ठीक है, देख रहे हो आप, कले के ऊपर सोडियम है और कैल्शियम सोडियम के स्थान पे आ जाएगा, और सोडियम कैल्शियम के स्थान पे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और ये कले है वो कैल्शियम कले में कन्वर्ट हो जाता है ना। बता सकते हैं भाई, सिंपल सा है। अगर जिप्सम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो जिप्सम मृदा की ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता को कम कर देता है। यह सोडियम कले को कैल्शियम कले में बदल देता है। तो जो सोडियम कले है उसके सोडियम के स्थान पे कैल्शियम आ जाएगा और ये कले कैल्शियम कले कहलाएगा। फिर बात करें हम जिप्सम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेता है, जो जल में घुलनशील होने के कारण अपक्षालित हो जाता है। जो जिप्सम होता है वो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लेता है, जो जल में घुलनशील होता है। अब देखो जिप्सम की शुद्धता और महीनता कितनी होनी चाहिए। तो कृषि कार्यों में काम ली जाने वाली जिप्सम 80% शुद्ध होनी चाहिए। कृषि कार्यों में काम में ली जाने वाली जिप्सम 80% शुद्ध होनी चाहिए। कृषि कार्यों में काम में ली जाने वाली जिप्सम 80% शुद्ध होनी चाहिए। इसको मृदा में डालने से पहले महीन बनाना आवश्यक होता है ना। इसको मिट्टी में डालने से पहले महीन बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है। यह इतनी बारीक होनी चाहिए कि 2.0 mm की जाली से भी छानी जाए। ये देखो ज़्यादातर हम गलती करते हैं, जिप्सम को हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं खेतों के अंदर, है ना। लेकिन याद रखना जिप्सम को खेत में डालने से पहले इसको बारीक महीन बनाना चाहिए पाउडर के रूप में, और इतना बारीक कर लेना चाहिए कि 2.0 mm की जाली से भी इसको छाना जा सके। जिप्सम की आवश्यक मात्रा, जिप्सम आवश्यकता बोलते हैं जिसे GP, जिप्सम रिक्वायरमेंट। जिप्सम की आवश्यकता देखो, किसी मृदा सुधारक की मात्रा के निर्धारण करने के लिए हमें जिप्सम आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी होती है। यानी मिट्टी के अंदर पहले हम ये पता लगाते हैं कि इस मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम कितनी चाहिए, और उसी जिप्सम की मात्रा के आधार पर ही अन्य जो मृदा सुधारक है उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो जिप्सम की आवश्यक मात्रा ज्ञात करके ही हम अन्य मृदा सुधारक की मात्रा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो किसी मृदा सुधारक की मात्रा का निर्धारण करने के लिए पहले यह पता लगाया जाता है कि जिप्सम की कितनी आवश्यकता होती है। किसी भी मृदा सुधारक की मात्रा का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि इस मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम की कितनी आवश्यकता होती है।
और जिप्सम की जितनी आवश्यक मात्रा होती है उसे हम जिप्सम आवश्यकता कहते हैं। जिप्सम की मात्रा के आधार पर ही अन्य मृदा सुधारक की मात्रा का निर्धारण किए करते हैं। यानी जिप्सम का पता लगा लेंगे कि इस खेत में जैसे 2 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता है, और उसी जिप्सम की मात्रा के आधार पर अन्य मृदा सुधारक का पता लगा लेंगे कि ये 1.5 क्विंटल लगेगा, 3 क्विंटल लगेगा, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आएगा जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। जिप्सम की मात्रा के आधार पर ही हम अन्य मृदा सुधारकों की मात्रा का निर्धारण करते हैं। अब देखो जिप्सम डालने का समय और ढंग, खेत में किस ढंग से जिप्सम डालना चाहिए और कौन से समय पर हमें जिप्सम डालनी चाहिए, ध्यान देना। जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदाओं में जून के महीने यानी जून के महीने के प्रारंभ में, जब मानसून आने वाला होता है ना, बारिश होने वाली होती है, जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है मानसून, है ना। तो जून के महीने में मानसून प्रारंभ से पहले किया जाता है इसका उपयोग जिप्सम का। जून के महीने में मानसून के प्रारंभ में किया जाता है। क्षारीय भूमि को अच्छी तरह से समतल करके, अब जिप्सम को कैसे, पहले मिट्टी को समतल करेंगे और जिप्सम की जितनी मात्रा चाहिए उसको 10 सेंटीमीटर मृदा की ऊपरी सतह में मिला देते हैं। ज़्यादा गहराई में भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं, 10 सेंटीमीटर की गहराई में मिला देते हैं और इसमें पानी भर दिया जाता है। यह पानी खेत में 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर भरा रहना चाहिए। याद रखना, या तो बारिश होती रहे लगातार, या फिर आपको बुआई से पहले जिप्सम बो के उस खेत में पानी भरना होगा, जिससे कि जिप्सम जो लवणीय मिट्टी है, जो सोडियम आयन है, उनको विस्थापित कर दें। क्योंकि जिप्सम अगर लवणीय मिट्टी को सुधारेगी तो उसके लिए 10-15 दिन का समय लगता है ना। तो पानी भर दिया जाता है और पानी खेत में 10 से 15 दिनों तक 4 से 5 सेंटीमीटर भरा रहना चाहिए, जिससे सोडियम अपक्षालित होकर नीचे चले जाएं। यानी सोडियम है वो नीचे चले जाए और कले के ऊपर कैल्शियम आयन आ जाए। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जिप्सम क्या होता है। पहले तो हमने पढ़ा रासायनिक मृदा सुधारक क्या होते हैं, और उनमें हमने एक जिप्सम लिया है कि जिप्सम क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, ये मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, जिप्सम आवश्यकता क्या है, और जिप्सम को कौन से समय मिट्टी में डालना चाहिए, कितनी गहराई में डालना चाहिए, पानी कितना रहना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया मृदा सुधारक लेंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।